नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। दिल्ली की राजनीति पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं विशाल अरोड़ा जी। विशाल अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। दिल्ली में क्या चल रहा है विशाल जी? देखिए, पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। जी मेरा जी जी नाम है जी विशाल अरोड़ा, राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जी जी। और दिल्ली की नीतियां हैं, दिल्ली का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और कोशिश है 70 सीटों पर भी हम पूरा विधानसभा करें, क्योंकि दिल्ली का इतिहास बदलना है हमें, तो पूरी ताकत लगाकर चुनाव में हमें आना ही होगा। दिल्ली की अर्थव्यवस्था और दिल्ली की रोड, दिल्ली की नालियां, दिल्ली की फैक्ट्री, कंपनियां, हर कोई घुट-घुट के रह रहा है यहाँ पर। यहाँ जी पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ गाड़ियों का पॉल्यूशन कहकर गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं। दरअसल पॉल्यूशन जो है वो डस्ट का है। जहाँ रोड की हालतें बहुत ज़्यादा खराब हैं और रोडों पर बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, जबकि दिल्ली का 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू होने के बाद भी सबसे तगड़ी जीएसटी जो है भारत में बॉम्बे के बाद दिल्ली का है, और फिर भी दिल्ली की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब लोग बहुत दुखी है। दिल्ली में जी किसी भी तरह से ना तो रक्षा मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है, ना व्यवस्था मिल रही है। यहाँ पुराने स्कूल है, उन्हीं को बार-बार रिपेयरिंग करके, सफेदी करके दिखाते हैं कि भई मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि दिल्ली आज से 70 साल, 75 साल करीब आज़ादी को, देश को हो गए। जो आज 4, 5, 6 हॉस्पिटल बड़े थे, आज वहीं के वहीं रुके हुए हैं। जबकि आज दिल्ली के अंदर 7 जिला से 9 बने, 9 से 11 और 11 से 14 जिला हो चुके हैं। तो 14 जिला जिला के हिसाब से आज 14 हॉस्पिटल कम से कम चाहिए थे। तो उस पे कोई भी काम नहीं कर रहा है और हॉस्पिटलों की हालत भी इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ मरीजों को, मैंने देखा है, सर्वे किया, तो वहाँ मरीज हार्ट अटैक से कम 10% मृत्यु हो रही है। एक व्यक्ति आता तो एक की लाश वहाँ पर जा रही होती है, तो दूसरे को देख के धड़कनें बढ़ जाती हैं और उनसे मैंने सर्वे किया तो वो लोग हार्ट फेल से कई की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ आप जितने भी पार्टी तो कहती है पार्किंग, कि आप पार्टी तो बोलती है विशाल जी कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर मोहल्ला क्लिनिक से क्या होगा? मोहल्ला क्लिनिक तो दवाई की मेडिकल है। आप वो तो चाहो तो जी 10 रुपए की दवा किसी भी डॉक्टर की दुकान से ले आओ। मोहल्ला क्लिनिक कोई आम जनता की समस्या का समाधान तो नहीं है ना। वो तो एक नॉर्मल जी छोटा-सा इलाज है। महिलाएँ गई 2-4 गोलियाँ ले आई, जेंट्स गए, बुजुर्ग गए 2-4 गोलियाँ ले आए, तो कोई समाधान नहीं है। हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्था होती है, ऑपरेशन सिस्टम होते हैं, वहाँ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, मशीन होती हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे से लेके और भी बहुत सारी एमआरआई वगैरह मशीनों तक के तहत इलाज किया जाता है। लेकिन वहाँ तो एक नॉर्मल डॉक्टर है, कभी आते भी हैं, कभी नहीं भी आते हैं। कभी वहाँ पे जी जी। कंपाउंडर बैठा होता है, ठीक है भाई, सर्दी जुकाम बुखार की गोली है भाई ले जाओ। तो ये तो मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत टाइम पास वाली चीज़ है, लोगों को गुमराह करने के लिए और पैसे की अर्थव्यवस्था को डाउन करने के लिए। समाधान हॉस्पिटल का है। आज 14 जिले हैं जी तो कम से कम 14 हॉस्पिटल होने चाहिए थे। दूसरा नंबर, दिल्ली की हालत लोगों को एक फ्री का लालच देके बहुत ज़्यादा बेकार कर रखा है। पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे, दिए भी। लेकिन उन्होंने मीटर की जो फास्टिंग थी काफ़ी तेज़ कर दी। मतलब 100 यूनिट की जगह 200 अपने आप आने लगे। फिर उन्होंने क्या करा, कमर्शियल मीटर से जब रीडिंग आप ले रहे हो, तो उन्होंने एक रेंट के नाम पर बहुत बड़ा मोटा चार्जेस लगाया हुआ है, जो जी ₹250 पर केजी के हिसाब से होता है और टैक्स लगा के 400-500 पड़ता है। फैक्ट्री के अंदर 100 से 200 किलोमीटर होता है, तो 1 लाख रुपए तो वैसे ही उनसे चार्जेस होती है, जिसके कारण फैक्ट्री वालों को माल के रेट बढ़ाने पड़ते हैं और पब्लिक से वसूल करना पड़ता है। और पब्लिक सोचती है कि भई हमारे लिए 200 यूनिट छोड़ दिए, और पब्लिक को नहीं मालूम कि आपकी जो भी सिस्टम है सारा इंडस्ट्री से शुरू होता है। चाहे आप शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, चप्पल पहनिए, कुछ भी लीजिए, सब फैक्ट्रियों से है और फैक्ट्री तो के फ्री का माध्यम से आपसे पैसे निकालिए जाते हैं। जी जी विशाल जी, मैं कह रहा हूँ कि फ्री की बात की अगर आप कर रहे हैं तो फ्री तो भारत सरकार भी बहुत सारे राज्यों में चला रही है स्कीम। फ्री राशन दे रही सर है, वोट फ्री। वोट पाने के लिए आप ऐसा, इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है ना। सरकारी जी वैकेंसी जितनी भी खत्म करके प्राइवेट सेक्टर कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि उनकी मर्जी होगी, 10,000 की नौकरी दो या 15,000 की या 50,000 की नौकरी दो, जब दिल करे हटा दो।
अब लोगों को कोई भी मतलब एक परमानेंट मकसद नहीं बचा है कि भई मेरे पास एक सरकारी नौकरी है तो हम इससे घर बनाएँगे या बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। अब लोगों के हालात ऐसे नहीं रहे हैं। टोटल प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ़ एक गुज़ारे जैसी चीज़ें रह गई हैं। अब क्या है जी, कि जी। मान लीजिए दिल्ली के अंदर देखिए, एमसीडी सफाई कर्मचारी के सारे ठेके उठे हुए हैं। एक-एक ठेकेदार को 100 बंदों से लेके 500 तक का ठेका दिया है। उनमें से 50 बंदे भी काम करने नहीं आते। 400 साढ़े 400 बंदों की सैलरी उनकी जेब में जाती है और वहाँ के जो भी एमएलए और उनकी सरकार सिस्टम जुड़ी है, सभी पैसे खा लेते हैं। अब चलिए जब कोई ये अधिकारी हम आता है, आप ये करप्शन ये तो आपके द्वारा करप्शन पे लगाया गया। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा दिल्ली चुनाव में आने वाले चुनाव में? आपकी पार्टी हमारी अगर पार्टी सत्ता में आती है तो आप क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? हम ऐसा दोबारा से सरकारी सेक्टर लेके आएँगे जो प्राइवेट हो चुका है। जी, और जितना भी सिस्टम है, जैसे इन्होंने ₹2100 महिलाओं के लिए फ्री देने का वादा किया। हमने ₹21,000 की अनपढ़ से लेके 8वीं क्लास तक महिलाओं के लिए योजना लेके आए हैं। हम उनको वर्क देंगे, हम उनको हराम की रोटी खाने की आदत नहीं डालेंगे, उनको मेहनत का खून पसीने का पैसा देंगे। हम उनको ₹21,000 साल का ₹2,52,000 उनको मिलेगा, जिससे उनकी उम्मीद जागेगी और पक्की नौकरी है, गारंटी के साथ में है, जो आज तक इतिहास में किसी ने भी अनपढ़ महिलाओं को जॉब नहीं दी है। हम उनको जी। 18 साल से लेके 40 साल तक की महिलाओं को हम 21,000 की जॉब देने जा रहे हैं। और जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, सफाई कर्मचारियों को, उनको सरकारी परमानेंट करने जा रहे हैं। डीटीसी बसों के अंदर जितने भी गार्ड हैं, उनको सरकारी करने जा रहे हैं हम और जितने भी ड्राइवर हैं, उनको भी सरकारी करने जा रहे हैं। और सीनियर सिटीज़नों के लिए 6,000 की पेंशन मासिक शुरुआत की योजना बनाई है हमारी पार्टी ने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेल चौधरी का कहना है कि हमें अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। दूसरा, हम किसानों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए, किसानों की हमने बहुत फीलिंग समझी और सुना तो बहुत दर्द भरी उनकी कहानी है। आज के पीरियड में ₹40 किलो आलू मार्केट में चल रहा है। तो खेती की बुवाई के लिए वो ₹40 किलो आलू को खरीद रहे हैं। फिर डीएपी, यूरिया और खादी जैसी चीज़ों पर जीएसटी भी दे रहे हैं, जो किसान ग्रामीण क्षेत्र में जीएसटी नहीं होनी चाहिए। 18 से 28% की जीएसटी के अंदर वो खेती को व्यक्ति पैदा कर रहा है। तो ₹40 किलो से उसने आलू की उगाई करी है, तो समझिए उस टाइम पे जब फसल होगी तो उस टाइम पे 8 से ₹10 किलो आलू होगा। तो उसका 4 गुना खर्चा तो उस आलू को बराबर करने में निकल जाएगा, तो किसान के पास तो कुछ नहीं बचा। जो प्रॉफिट जी। थी वो उसकी जीएसटी में चली गई, खादी, डीएपी, यूरिया और खेत की बुवाई लगाने में। तो किसान तो गरीब आपकी का पा गरीब रह गया। आपकी पार्टी का हुँ। संगठन कितने जनपदों तक पहुँच चुका है? कितनी विधानसभाओं में पहुँच चुका है? और कितनी विधानसभाओं पे आप सिर्फ लड़ रहे हैं? कि या किसी से गठबंधन सर करके लड़ेंगे? नहीं, हम अभी कोई गठबंधन नहीं है, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्यों हमें गठबंधन में जो हम योजना दे देना चाहते हैं, वो हमारे को मिल नहीं सकेगी। क्योंकि इतनी रिश्वतखोरी हो चुकी है, जिस सेक्टर में जाओ वहाँ रिश्वतखोरी है। कोई कार्यकर्ता काम करने आता है तो पहले पूछता है कि मेरी इनकम क्या है? तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं ले रहे हैं। विधायक आते हैं, वो पूछते हैं भैया जी हम साथ तो आपका पूरा देंगे, लेकिन हमारा मोटिव क्या होगा? मैंने कहा नहीं, हमारी पार्टी आपको जीतने के बाद भी और भ्रष्टाचारी में सस्पेंड करेगी। तो काफ़ी परसेंट लोग हट जाते हैं। हमारे पास करीब जी। 84 विधायक आए, जिनमें से हमने सिलेक्ट करा है। अभी सिर्फ 25 विधायकों को सिलेक्ट किया हुआ हमने और बाकी अभी और उम्मीद है आएँगे अच्छे लोग, ऐसा नहीं है। हम अच्छे लोगों को लाएँगे जो वाक़ई जनता की सेवा करना चाहते हैं। दिल्ली का जी, जी। फंड भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ की गली, रोड, नालियाँ इस तरह की है कि आप ये कहोगे एक बार दिल्ली में आने के बाद कम से कम गाँव इससे लाख अच्छा है। ना तो वहाँ पॉल्यूशन है, ना वहाँ खड्डे हैं, ना बरसात में आपकी गाड़ियाँ गिरती हैं। यहाँ लोग गटर में गिरकर बरसात के दिनों में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत आपकी ज़्यादा आपकी हालात पार्टी खराब है। क आप आगामी दिल्ली चुनाव में आपकी पार्टी का जो मेन लड़ाई होगी वो किससे होगी? आप पार्टी से होगी या भारतीय जनता पार्टी से होगी या कांग्रेस से होगी? मेरी किसी किसको भी आप अपना पार्टी से प्रतिद्वंदी कोई मान रहे लड़ाई हैं? नहीं। नहीं, हमारी किसी प्रतिद्वंदी पार्टी किसको से मान कोई रहे हैं लड़ाई आप? नहीं। नहीं, मैं किसी को नहीं मान रहा, ना मेरी पार्टी मान रही है। हम सिस्टम जो करप्शन है, हम सिस्टम को सुधारने आए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को वापस खत्म करके और सरकारी नौकरियाँ लाना चाह रहे हैं। अगर सरकारी जी। नौकरी नहीं होगी, गरीबों की मदद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ठेकेदारों की अपनी मनमानी है और हम 21,000 से लेके 51,000 के बीच में जेंट्सों की नौकरी लेकर आ रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सरकारी नौकरी देने की कोशिश करेगी हमारी पार्टी।
क्योंकि हम उसी से युवा पीढ़ी को हम सुधार सकते हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी आज बेरोज़गारी की वजह से गलत काम करने पे निकल रही है। उनके पास ना तो कोई काम है, ना रोज़ी-रोटी है, ना उनके घर में कुछ है, तो मोबाइल पर पूरे दिन देखा होगा आपने आज के पेज में जवान खूबसूरत लड़के सब रील बनाने में और रील देखने में व्यर्थ हैं। वो सोचते हैं यूट्यूब चैनल से इससे हमारे को पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश को पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक ने सबने नंगा कर दिया है। हमारे भारत की महिलाओं को जो शर्मिंदगी के साथ हमें कहना पड़ रहा है, आज हमारी महिलाएँ, बेटियाँ या बहुत सी बहनें आज देखा होगा आपने नंगे कपड़े खोलकर और आज इंस्टाग्राम रील पर लगी हुई हैं और उसको बाकी युवा सब रील देखने में लगे। किसी को परिवार की चिंता नहीं है, घर की चिंता नहीं नहीं, है, वो ना कमाई की इस बारे चिंता। में तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है, हम जहाँ चाहें वो करें, बनाएँ अपना, ये हमारे अधिकार है, हमको नहीं अच्छा लगता तो आप आपको नहीं अच्छा लगता ये आपकी नज़र है, वो उनका सब ये अपना बात सोच है। आपकी ठीक है, उनका अपना स्वाभिमान है, लेकिन देखिए छोटे-छोटे बच्चे भी ठीक है वो ज़बान है, यंग हैं, तो लेकिन छोटे बच्चे को असर क्या पड़ेगा? आप बताइए 12 साल का तो क्या लड़का या 9 साल आपकी की लड़की सरकार गलत अगर काम दिल्ली करने पे निकल आपकी रही है। सरकार अगर दिल्ली में आई तो क्या इस पे बैन कर लगाएंगे या इस पे रोक लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे कुछ? सर, नहीं रील पे बैन तो नहीं लगाएँगे लेकिन गंदी चीज़ों पे बैन लगाएँगे। हम गंदे और नंगे कपड़ों में लड़कियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही गंदी बातों को बर्दाश्त करेंगे। रील बनाइए, अच्छी बनाइए, कहानी बनाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, दुःख भरी बनाइए, परेशानी बनाइए, खुशियाँ बनाइए, स्कूल स्टूडेंट बनाइए, कामयाबी के बनाइए, माता-पिता के बारे में बनाइए, आदर्श संस्कार में बनाइए, रीलें बनाइए, वो भी बहुत उठती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चलिए महिलाएँ कोई कपड़े पहनकर जो रील बना रही है, लोग नहीं देख रहे। लेकिन चलिए उससे रील देश की की रील की रील अर्थव्यवस्था की में बात फ़र्क खत्म पड़ता है। करिए, रियल की बात करिए। ये दिल्ली के ठीक है। चुनाव में जैसे कांग्रेस पार्टी है उसके पास राहुल गांधी चेहरा है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, बहुत सारे चेहरे हैं दिल्ली में। हुँ, हुँ, आप पार्टी में केजरीवाल हैं और उनके बहुत सारे लोग हैं। भारतीय हुँ, जनता पार्टी में मोदी जी खुद हैं, यूपी से योगी जी को लेके चले जाएंगे। आपका चेहरा हुँ। कौन सा है? आपका हमारी चेहरा पार्टी कौन के सा अंदर है? फिलहाल हमारी पार्टी के अंदर जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गीता अरोड़ा जी हैं, वो सीएम का चेहरा है आने वाली और एक महिलाएँ हैं, अच्छा। जिन्होंने जी जी। अपना उन्होंने बोला है कि महिलाओं का दर्द और फीलिंग को मैं ज़्यादा महसूस कर सकती हूँ। तो इसीलिए जी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए सीएम का चेहरा जो है, गीता अरोड़ा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को चुना है। इसकी घोषणा जी। जल्दी से जल्दी जंतर-मंतर पे होने वाली है और हमारी तो योजना की भी ये हम ब्रेकिंग दे सकते हैं कि गीता अरोड़ा अगर सरकार नेशनल लोकतांत्रिक कांग्रेस की हुई, इनकी हुई लोकतांत्रिक पार्टी की, तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगी, सॉरी मुख्यमंत्री हाँ, जो बनेगी। जो हाँ जी, मुख्यमंत्री बनेंगी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो महिला जो दर्द और फीलिंग को समझ सकती है, वो जेंट्स नहीं समझ सकते। क्योंकि जी जी। आज महिलाओं को उतरना ही पड़ेगा, पहले शीला दीक्षित आई, इंदिरा गांधी आई, उसी तरह से आज सुषमा स्वराज भी आई। तो आज भी लोग वही बोलते हैं कि जब सुषमा स्वराज आई, तो दिल्ली का विकास बहुत अच्छा था। जब शीला दीक्षित आई, तो भी विकास बहुत अच्छा था। इंदिरा गांधी आई, तो भी विकास बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से दिल्ली की पुकार है कि गीता अरोड़ा जी को हमारी पार्टी की भी और दिल्ली की पुकार दोनों की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली जी को गीता अरोड़ा जी को बनाया जाए। और इसीलिए जी जी। पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव में अगर पूरी तरह सक्सेस हुए और हमारे को जनता ने लाइक किया, तो अगली सीएम दिल्ली की गीता अरोड़ा ही होंगी। कितने महिलाओं को टिकट दे रहे हैं इसमें विशाल जी? हमारे पास अभी कम से 50% महिलाओं को टिकट है 50% टिकट दे रहे और हाँ जी, अभी 25 टिकटों पर हमने ऐलान करने जा रहे हैं और फिर उसके हैं। जी। बाद अपनी बात हम जाके जंतर मंतर पे अभी पब्लिक के सामने हम रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पब्लिक के आगे लेके आनी है, दिल्ली को पीछे करने में बहुत लोगों का हाथ है। दिल्ली को पूरी तरह से कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ हैं। जो लोगों तक ना पहुँच रही है, ना कोई पहुँचाना चाह रहा है। क्योंकि उनको अगर पहुँचाया गया, तो उनसे कालाबाज़ारी खत्म होकर नेताओं के हाथ में कटोरा होगा और पब्लिक के हाथ में बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज़ होगी। आज देखिए जी जी। 70-75 साल दिल्ली आज़ाद होने के बाद भी रिक्शा और साइकिल पे लोग चलते थे। आज भी दिल्ली में 75 साल के बाद भी आज रिक्शा और साइकिल दिल्ली में भरी पड़ी है। जबकि आज यहाँ टैक्सी, कार अच्छे बंदोबस्त होने चाहिए और रोड अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में अगर आ जाओ और अगर इमरजेंसी है और एम्बुलेंस है, तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचती है। लोगों की 60% मृत्यु एम्बुलेंस में हो जाती है और डॉक्टर जाते-जाते हॉस्पिटल में उनको मृत्यु घोषित कर देते हैं। लेकिन वो मीडिया चैनल पे ना कोई दिखाता है, ना देखना चाहता है और ना ही कोई इसको लाइक करता है।
बहुत ज्यादा आप जाम है। पार्टी कहती है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही नहीं करने देती, तो आप भी कल यही सर कहेंगे कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही? क्या सच्चाई है सर ये इसमें? झूठ है, ये झूठ है, झूठ है। आपके पास दिल्ली 2 केंद्र शासित राज्य से चलती है। दिल्ली के अंदर केंद्रीय हॉस्पिटल और दिल्ली सरकार हॉस्पिटल दोनों हैं। केंद्रीय हॉस्पिटल केंद्र के अंडर में है, जो उनको फॉलो करती है, और दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार अपने हॉस्पिटल को है। इसी तरह से यहाँ कॉलेज भी है, स्कूल भी है, केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र के हैं, और सर्वोदय विद्यालय जितने भी है वो दिल्ली सरकार के हैं। दोनों का महकमा अलग-अलग है। दिल्ली सरकार जो है अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से संभालती है, और केंद्र जो सरकार है वो अपने उपराज्यपाल के माध्यम से संभालती है। तो दोनों का महकमा अलग-अलग है। एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। 50-50% चलिए, अपने आप खा रहे हैं मिलके दोनों, और कुछ नहीं है। आपने तो कम से कम अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया, बाकी तो भाजपा वाले अभी तक सीएम चेहरा नहीं घोषित कर पाए। आप पार्टी तो खैर अरविंद केजरीवाल उनके है ही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कोई सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। किसके चेहरे पे अनुमानित है कि ये लोग लड़ेंगे? किस क्या सब कैसे बता करेंगे के जब जाएंगे? आप पब्लिक के सामने अपना चेहरा कैसे लाओगे? पहले चेहरा साफ होना चाहिए ना। आपके अंदर इतनी कालोत है, इतनी छवि खराब हो चुकी है। आज राजनीति के अंदर लोग आना नहीं चाह रहे, कहते हैं इतनी गंदी राजनीति है, इतना लूट-मार कर रखा है लोगों ने, और बोलते हैं कि बहुत गंदी राजनीति है। और मैं पूरे युवा पीढ़ी को भी हाथ जोड़ के अगर मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप कितनी भी ट्रस्ट, कितनी भी संस्था माध्यम से बना लीजिए, लेकिन आपका रास्ता लोकसभा, विधानसभा जब तक आप नहीं पहुँचोगे, आपकी समस्या कोई नहीं सुनेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उन वोट के ऊपर लड़ रहा हूँ, जो आम आदमी या बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के जो वोट है, उन वोटों पर हम काम नहीं कर रहे। हम उन वोटों पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने 40% वोट आज तक किसी को दिया ही नहीं, जिनके अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है। हम उनको वोट करना चाह रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जो भी सरकार आई है, ओके। उसने उनका भरोसा तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है, तो उनके दिल में बहुत दर्द भरा हुआ है, और मैं उन्हीं के दर्द को मरहम लगाकर कुछ करना चाहता हूँ। और हम वादा नहीं करते, दिल्ली हम वचन देते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, हम दिल्ली वासियों को वचन देते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और नहीं तो हम ज़िंदगी में कभी चुनाव के अंदर मुँह नहीं दिखाएँगे। ये मेरा वादा नहीं, वचन दे रहे हैं हम। ये हमारी, चाहे वो बात लिख कर नोट कर लें, चाहे इसको सेव करके रख लें, जो आज है वही दिल्ली कल होगा। दिल्ली वासियों के लिए सबसे आपकी अगर सरकार बनती है, संभावित गीता जी उसकी जो है मुख्यमंत्री बनती हैं, तो पहली कैबिनेट में 5 ऐसे कौन से काम होंगे जो आप दिल्ली वासियों को देंगे? सबसे पहले महिलाएँ बहुत गरीब अवस्था में अपने बच्चों को पाल रही हैं, और यहाँ पर दारू का धंधा बहुत तगड़ी लेवल पे है, सबसे सस्ती दारू दिल्ली के अंदर, जहाँ पर मज़दूर क्लास के अंदर दारू पीकर उनके घर में गुज़ारे नहीं थे। उस दारू के और उनके हस्बैंड के बीच में महिलाएँ और उनके बच्चे पिस रहे हैं। इसलिए मैं महिलाओं को सबसे पहले रोज़गार देना चाहूँगा, उनको एक सरकारी नौकरी देना चाहेंगे हम। 21,000 से लेकर 50,000 के बीच में उनकी नौकरी का ऐलान करते हैं। 18 साल से और 40 साल तक की महिलाओं के लिए। विधवाओं के लिए स्पेशल है, उनके लिए नौकरी जो है वो 25 से 30,000 या उनके बच्चों की व्यवस्था के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी, और दिल्ली सरकार उनके लिए पूरा बंदोबस्त करेगी, और अपील करेगी कि 21 रुपए जो है, 21 आप उनको ठुकरा दीजिए, फ्री के मत लीजिए, अपने खून पसीना के 2100 नहीं 21,000 लीजिए, और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी को वोट कीजिए। आपने हर पार्टी को देखा है, सभी को देखा है, हर किसी को आप मौका दे रहे हो तो एक बार नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी को मौका दीजिए। 1995 की बनी हुई पार्टी है, आज की पार्टी नहीं है, और किसी तरह का कोई इस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार की एलिगेशन नहीं लगी है। इस पार्टी को तोड़ने के लिए, हराने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत कोशिश करी, और लोगों ने कामयाब भी हुए, लेकिन कोर्ट में भी गई। 10 साल तक हमने पार्टी का रिन्यू किया, और वहां से फैसला आया कि आप बहुत अच्छे थे और क्लियर हो, और उन्होंने हमारे को क्लियर चिट दिया कि आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, और समाज कल्याण के लिए आप काम कीजिए। और अब पार्टी को हैंडओवर हमने डॉक्टर सोहित चौधरी, विशाल अरोड़ा इसको हैंडल किया हुआ है, और जनता के बीच में हम पार्टी को लेके आ रहे हैं, और समस्याओं को दूर करेंगे। चलिए, बहुत दूसरी बहुत हमारी योजना है, शुभकामनाएं जी। जी जी, बताएं बताएं, कंटिन्यू करिए। और दूसरी हमारी योजना है कि जितने भी सफाई कर्मचारी जो ठेके पे चल रहे हैं, उनको सबको सरकारी नौकरी पर लेके आना है, उनको वापस गवर्नमेंट की नौकरी लानी है। तीसरी हमारी योजना है कि सीनियर सिटीजन की पेंशन
6,000 रुपए करनी है, जिससे 200 रुपए पर डे से अपना खर्चा चला सके, अपना चश्मा बनवा सके, अपने कपड़े बनवा सके, बच्चों केवल पे आदीन ना हो। 5वीं योजना जितने भी अनाथ आश्रम या मान लीजिए वृद्धा आश्रम बनाए गए, उनको एक अच्छी अर्थव्यवस्था के अंदर बीच में लाकर उनका पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। उनके लिए अच्छे स्कूल और सीनियर सिटीज़नों के लिए रहना, खाना, धोना उनका मतलब गवर्नमेंट पूरा अपने अंडर में लेगी। और छठवां जो है, वो हमारा है सरकारी सेक्टर डीटीसी बस और बिजली विभाग को सुधारना, जो लूट-मार चल रही है इनको ठीक करना। 5 योजना फिलहाल मेरी ये है। और चलिए उसके बाद बहुत-बहुत कमेटी हुँ, जी, जी। बताइए, बताइए, बता दें। उसके पूरी बाद बात कर लीजिए, कमेटी कर और लीजिए। कमेटी हमारी और फैसले भी ले रही है, धीरे-धीरे करके, जी, लेकिन सबसे पहले तो हमें गढ़ में आना है। हमें पब्लिक लाइक करेगी, हम जभी कुछ कर सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक पब्लिक जी। हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हार जाएँगे, टूट जाएँगे। हमने जो पब्लिक के लिए सपना देखा है, उसको हम साकार नहीं कर पाएँगे, क्योंकि पब्लिक के अंदर चोरों ने, हरामखोरों ने बेईमानी की नसों में उनकी में ऐसा वायरस डाल दिया है, जैसे ड्रग्स का नशा होता है। लोगों को आज हर चीज़ फ्री भी दिखाई दे रही है, लेकिन पब्लिक बहुत भोली है भारत की, उनको नहीं पता कि फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता। आपको एक साइड से फ्री दिखाकर 4 गुना आपसे वसूला जा रहा है। जहाँ हॉस्पिटल में कैंसर की दवा, कैंसर का इलाज होना चाहिए, वहाँ कैंसर की दवा के ऊपर भी जीएसटी लगी हुई है। कितने शर्म के और दुर्भाग्य की बात है। ऊपर से कहते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हो? जब आप दवाई तक को भी छूट नहीं दे रहे, आप लूट रहे हो। किसान को आपने लूट रखा है। इतनी मोटी जीएसटी लगा रखी है उसके ऊपर डीएपी, यूरिया, खादी पर किसान कहाँ से मजबूत होगा? लेकिन हमने इनकी खोज निकाल ली है। किसान को इन्होंने जानबूझकर कमज़ोर किया है, क्योंकि किसानी की ज़मीनें इनको बड़े लोगों को खरीदनी है, मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचनी है। अगर किसान मजबूत होता है, तो फिर ये ज़मीन कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसका अच्छा गुज़ारा होगा, उसके बच्चे घर छोड़कर बाहर नौकरी पे नहीं जाएँगे। लेकिन मैं वादा नहीं वचन देता हूँ कि किसानों की अर्थव्यवस्था को इतनी अच्छी सुधारूँगा कि पूरा देश देखेगा, क्योंकि मैंने पूरी राजनीति को समझा है। अगर देश को कोई बचा सकता है तो किसान ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा जी। सकता। जी, जी, सही है। विशाल 40 जी आप लाख करोड़ 40 जी, जी। लाख करोड़ रुपए किसान पैदा करता है जमीन से, और उसके बाद भी हमारा देश कर्जे में ऐसा हो क्या रहा है? क्या है ऐसा? क्यों कर्जे में है देश? 40 करोड़ जो जानवर पालने से ही उनका 20 लाख करोड़ उनका जानवरों से पैदा होता है। बकरा, मुर्गी, मछली और भैंस, गाय, उनके दूध, पनीर, खोया से सब मिलाकर, और उनके जहाँ तक मीट से लेकर और सभी चीज़ों से 20 लाख करोड़ की आमदनी होती है किसान से, और 20 विशाल जी लाख करोड़ की समय इनकी समय फसल का से होती है। थोड़ा-सा अभाव है, समय का थोड़ा-सा अभाव है, तो आप अपनी मतलब छोटे 2-4 शब्दों में अपनी बात को खत्म करें, फिर हम आप आगे दर्शकों से बात करते हैं। ठीक है, बस थोड़ी-सी यही बात है कि मैं कोई जनता से दिल्ली अपील दिल्ली करूँगा। दिल्ली जनता से जो अपील करना चाहें आप कर सकते हैं अंतिम में। मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके दिल में है जिसको वोट दीजिए, लेकिन एक बार जो कोरोना काल वाला समय ज़रूर याद करना, जो 3 करोड़ से 15 करोड़ की टिकट खरीदने वाले विधायक आपके दरवाजे पे कितना आए थे। आपको जब वोट देने के समय आपको कितने विधायक दिखाई देते हैं, और आप वोट पाने के बाद आपकी नाली, रोड क्या होती है? आपकी गरीबी के कारण क्या है? इस चीज़ को ज़रूर देखना। स्कूलों की हालत क्या है? हॉस्पिटल की हालत क्या है? ये ज़रूर देखें, जनता से मैं यही अपील करूँगा। लेकिन उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो उनको, जनता को सपोर्ट हम पूरा करेंगे दिल्ली वासियों के लिए। हम उनको डस्ट पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाएँगे और रोज़गार की योजना भरमार लेके आएँगे, इतनी भरमार कि खुशियाँ उन पे समाई नहीं जाएँगी, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। महिलाओं के लिए रक्षा सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, और रोडों से लाल बत्ती को कम करके गोल चक्कर और यू टर्न राउंडों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली का सफ़र अच्छा हो और एम्बुलेंसें ना रुके और मरीज़ टाइम पर पहुँचना चाहें। बाकी जनता से मैं थोड़ा-सा सॉरी माँगना चाहता हूँ, जाने-अनजाने में कोई गलती हो, क्योंकि बोलने वाले को नहीं पता होता क्या है, ना मेरे पास कोई पेपर है, ना कलम है। मेरे दिल की भावना जो थी, जो आपके लिए सोची है, दिल्ली वासियों, वो मैंने आपको बोल दी है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप हमारी पार्टी को लाना चाहोगे, नहीं लाना चाहोगे।
दिल्ली वालों का लेकिन ये पहली आपकी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जो है, ये पहली पार्टी है जिसने अपना सीएम चेहरा बताया। अभी तक तो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने सीएम का चेहरा नहीं दिया है। तो हमारे पास फुल योजना है, इसलिए जी जी, आपका बड़ा दिल वाला है कि आपने बड़े ही सीएम चेहरा आपने सबसे पहले घोषित कर दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनसे भी 2 शब्द आपको करा देते हैं, वो पास में बैठी हुई है। एक बार गीता जी से 2 शब्द पूछ लीजिए, मिल लीजिए। जी 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 गीता अरोड़ा जी। नमस्कार, गुड नाइट, कैसे हो? गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस भारत के चैनल पे। और पहली चीज तो आपका दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में आपका चेहरा घोषित किया गया, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई। दिल्ली वासियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, तो पहले आप जुड़ गई होती तो मैं आपसे जरूर बात करता, फिर आगे मैं आपसे जुड़ के बात करता रहूंगा। फिलहाल दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? दिल्ली की जनता से यही अपील करना चाहूंगी, मेरी देश की माताएं बहना, इनके लिए हमें बहुत सुरक्षा की जरूरत है। जी, यही कहना चाहूंगी। अभी मैं छोटे शब्दों में कहना चाहूंगी, मैं यही कि अगर कोई भी पार्टी आती है, मान लिया हमारी पार्टी आती है, मैं अपने पूरे देश के लिए, पूरी माताएं बहनें जो हम जिनका चेहरा देखते हैं, जिनके अंदर की फीलिंग समझते हैं कि उनके घर में लोग पी के भी आते हैं, घर को छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। वो दर्द जो मैंने देखा है, मैं उसी की अपील करना चाहूंगी। चलिए गीता जी, आपसे मैं फिर किसी दिन फिर इंटरव्यू आपका करेंगे, और आपको शुभकामनाएं हैं कि आपने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से आप जो है सीएम की उम्मीदवार हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद।